आगे हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11 जो कि डील करता है रेस जुडिकेटा से। अब बात आती है कि रेस जुडिकेटा है क्या। रेस जुडिकेटा वर्ड लैटिन से लिया गया वर्ड है जिसका मतलब है, रेस का मतलब होता है सूट या थिंक, जुडिकेटा का मतलब होता है हैज़ बीन जज्ड या डिसाइडेड, एक ऐसा सूट जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब ये अप्लाई कैसे होता है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए ए ने फाइल किया सूट बी के ऊपर, ये सूट फाइल किया, ट्रायल चला और सूट हो गया डिक्री। डिक्री होने के बाद अब इन दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी अगर दोबारा से सूट फाइल कर देती है, जब ये पार्टी दोबारा से सूट फाइल करेगी, मान लेते हैं ए ने ही दोबारा सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट, तो अब यहाँ बी ऑब्जेक्शन रेज करेगा कि ये जो सेकंड सूट फाइल हुआ है, यानी ये जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ है, ये बार्ड बाय रेस जुडिकेटा है, यानी कि कोर्ट में वो बताएगा कि इसके ऊपर रेस जुडिकेटा लगता है। रेस जुडिकेटा मतलब ये जो सूट फाइल किया है इस ए ने दोबारा, ये ऑलरेडी एक कोर्ट डिसाइड कर चुकी है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि रेस जुडिकेटा का पर्पस क्या है। देखिए, सबसे पहला तो पर्पस ये है कि एक लिटिगेशन में कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, ये डिक्री हो गया, इसने दोबारा सूट फाइल कर दिया, फिर ये डिक्री हो जाता, फिर ये दोबारा सूट फाइल कर देता। इस तरह से ये जो लिटिगेशन है ये अनएंडिंग चलती रहती। तो इस लिटिगेशन में कहीं ना कहीं एक एंड हो, इसलिए ये प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए रेस जुडिकेटा इंट्रोड्यूस किया गया। और दूसरा, रेस जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस पे। उसके बाद आप देखें तो ये जो प्रोविजन है रेस जुडिकेटा, ये कहीं ना कहीं जुडिशियल डिसीजन में भी एक तरह की सर्टेनिटी क्रिएट करता है कि एक बार अगर जुडिशियल सिस्टम ने कोई एक सूट डिसाइड कर दिया तो वो फाइनल है। उसके बाद ये नहीं है कि वो पार्टी फिर से वो सूट फाइल कर दे कि इस बार कोई और जजमेंट आ जाएगा। और साथ ही रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल एक पर्सन के लीगल राइट में एक स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो अपने उस सब्जेक्ट मैटर पे जिस पे उसका डिसीजन आया है कोई इम्प्रूवमेंट कर सके, ताकि उसकी इम्प्रूवमेंट इस अनएंडिंग लिटिगेशन की वजह से रुके ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया था किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन को रिकवर करने के लिए या फिर किसी प्रॉपर्टी के टाइटल को रिकवर करने के लिए। ये सूट फाइल हुआ, कोर्ट ने डिक्री कर दिया कि हाँ, इस प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो ए का है। अब इस प्रॉपर्टी का जो सब्जेक्ट मैटर था इस सूट का वो था ये प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी का टाइटल डिक्लेयर हो चुका है ए के फेवर में। तो अगर अब यहाँ ए के फेवर में ये डिक्री आ गई तो ए अब अपनी उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट करना चाहे वो कर सकता है। पर अगर ये लिटिगेशन अनएंडिंग होंगी तो ना तो वो अपने उस सब्जेक्ट मैटर पे इम्प्रूवमेंट्स कर पाएगा, साथ ही उसका जो लीगल राइट है वो भी कभी सर्टेन नहीं हो पाएगा। हो सकता है एक बार जो डिक्री है वो ए के फेवर में आ गई, दूसरी बार सूट फाइल करने पर बी के फेवर में आ गई, फिर दोबारा सूट फाइल हुआ फिर ए के फेवर में आ गई। तो इस अनएंडिंग लिटिगेशन को प्रिवेंट करना ही इस रेस जुडिकेटा का पर्पस था। अब यहाँ रेस जुडिकेटा कुछ मैग्जिम्स पर बेस्ड है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट मैग्जिम है एक्सेप्शियो रेस जुडिकेटे, जिसका मतलब है एक सिंगल डिस्प्यूट के लिए एक सूट और एक डिसीजन इनफ है। उसके बाद जो दूसरी मैग्जिम है वो है नेमो देबेत बिस वेक्सेरी प्रो ऊना इदम कॉज, जिसका मतलब है कि किसी भी पर्सन को एक कोज के लिए दो बार ट्रबल नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट मैग्जिम है इंटरेस्ट रिपब्लिके उत्सित फिनिस लिटियस, जिसका मतलब है लिटिगेशन का एंड होना इंटरेस्ट ऑफ स्टेट में ही है, यानी कि इट इज इन द स्टेट ऑफ इंटरेस्ट दैट लिटिगेशन शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। उसके बाद नेक्स्ट मैग्जिम है इंटरेस्ट रिपब्लिके उत्सित फिनिस लिटियस, जिसका मतलब है कि ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मैग्जिम है रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर, जिसका मतलब है जुडिशियल डिसीजन को ऐसे एक्सेप्ट किया जाएगा जैसे ये करेक्ट और फाइनल है। ये तो थे रेस जुडिकेटा से जुड़े कुछ मैग्जिम। अब आ जाते हैं रेस जुडिकेटा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर। उसके बाद आ जाते हैं हम बेरेक्ट पे। बेरेक्ट में क्या है? नो कोर्ट शैल ट्राई। नो कोर्ट शैल ट्राई मतलब ये जो कोर्ट जिसके पास ये सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया है, ये कोर्ट उस सूट को ट्राई ही नहीं कर सकती, यानी कि ये कोर्ट जो है इनकम्पिटेंट है उस सूट को ट्राई करने में।
अब अगर ये कोर्ट ये जानते हुए कि इस सूट के ऊपर रेस जुडिकाटा लगता है और उसके बाद भी अगर इस सूट को ट्राई करती है, तो जो डिक्री इस कोर्ट से पास होगी इस सब्सिक्वेंट सूट में ये नल एंड वॉइड होगी, क्योंकि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग ये जो सब्सिक्वेंट सूट है ये इनकम्पिटेंट है। इसीलिए इन्होंने वर्ड यूज करे हैं नो कोर्ट शैल ट्राई। उसके बाद ये लिखते हैं नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। एनी सूट और इशू, सूट और इशू का मतलब रेस जुडिकाटा सूट पर भी अप्लाई होता है और रेस जुडिकाटा इशू पर भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने सूट फाइल किया बी के ऊपर, जो सूट फाइल किया उसमें 4 इशू थे। कोर्ट ने ये इन दोनों पार्टीज को सुनते हुए मैरिट्स पर केस डिसाइड कर दिया। अब ए ने दूसरा सूट फाइल किया जिसमें 3 इशू अलग थे, एक इशू वही पहले वाले सूट का था और उसको उस सूट में इंक्लूड करके ये सूट फाइल कर दिया। तो ये जो इशू दूसरी कोर्ट में फाइल किया जिसमें ये सेम इशू है, उस सेम इशू पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, क्योंकि वो इशू पहले वाली कोर्ट ने सुनकर डिसाइड कर दिया है। उसके बाद ये लिखते हैं इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ये 2 बार डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का क्या मतलब है? ये जो पहले इन्होंने वर्ड यूज़ किया है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, ये इन्होंने नए वाले सूट यानी जो सब्सिक्वेंटली फाइल हुआ है, बाद में फाइल हुआ है, उसके लिए यूज़ किया है। उसके बाद लिखते हैं हैज़ बीन, यानी कि पास्ट में हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, यानी कि जो पहले वाला सूट था वो भी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू था। इन द फॉर्मर सूट बिटवीन सेम पार्टीज, between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। litigating under same title का क्या मतलब है कि पहले तो सूट फाइल किया था ए ने बी के ऊपर, अब ए की डेथ हो जाती है, तो अब ए का जो बेटा है वो सूट फाइल कर देता है उन सेम मैटर इन इशू पे जो कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियल थे बी के ऊपर, तो इस पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। यानी कि वो पार्टी खुद से दोबारा सूट फाइल करे या फिर कोई ऐसी पार्टी करे जिनके पास टाइटल उस पहले वाली पार्टी से आया हो। इन अ कोर्ट competent to try such subsequent suit or the suit in which the issue has been subsequently raised or has been heard and finally decided by such court। देखिए अब यहाँ ओवरऑल सेक्शन 11 के लिए क्या क्या कंडीशन है कि ये जो दूसरा सूट फाइल हुआ ये डायरेक्टली और सब्सटेंशियल इन इशू है, इसके अंदर सेम पार्टीज हैं, सेम टाइटल है, जो ये डिसीजन है ये किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दिया है और ये पहले जो मैटर डिसाइड हुआ है ये हर्ड एंड फाइनली डिसाइड हुआ है। हर्ड एंड फाइनली डिसाइड का मतलब है कि दोनों पार्टीज को सुनते हुए कोर्ट ने मैरिट्स पर ये सूट डिसाइड किया था। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो जिस कोर्ट के सामने ये सब्सिक्वेंट सूट फाइल होगा वो इनकम्पिटेंट होगी इस सूट को ट्राई करने के लिए। साथ ही सूट तो रेस जुडिकाटा से बार्ड होता ही है, सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग इशू भी रेस जुडिकाटा से बार्ड होता है। और दूसरी बात ये कि ये जो सेम पार्टीज इन्होंने कहा है ये पार्टीज चाहे खुद से दोबारा सूट फाइल करें या फिर कोई ऐसा पर्सन सूट फाइल करे जिनके पास इस प्रॉपर्टी का टाइटल उन्हीं मेन पार्टीज के पास से आया है। उसके बाद सेक्शन 11 में 8 एक्सप्लेनेशंस ऐड की हुई हैं जो सेक्शन 11 के कॉन्सेप्ट को और ब्रॉड कर देती हैं। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 1 पे। देखिए एक्सप्लेनेशन 1 में सिंपली यही डिफाइन किया गया है कि आप किस सूट को फॉर्मर सूट कहेंगे और किस सूट को सब्सिक्वेंट सूट कहेंगे। मेनली इन्होंने बताया कि आप किस सूट को फॉर्मर सूट कहेंगे। देखिए इस फॉर्मर सूट हम किसे कहेंगे, इसे हम डायरेक्टली एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सूट है जो कि 1 जनवरी 2019 को फाइल हुआ और दूसरा सूट है जो कि 1 जनवरी 2020 को फाइल हुआ। ये जो सूट 2019 को फाइल हुआ था ये अभी भी पेंडिंग है और ये जो 2020 को सूट फाइल हुआ था ये 4 महीने में डिसाइड हो जाता है।
तो जो सूट पहले डिसाइड होगा वो सूट फॉर्मर सूट माना जाएगा, ना कि जो सूट पहले इंस्टीट्यूट हुआ हो। इंस्टीट्यूट चाहे पहले हुआ हो, पर जो पहले डिसाइड होगा उसे आप कहेंगे फॉर्मर सूट। यही बात की गई है आपकी एक्सप्लेनेशन 1 में। उसके बाद आते हैं सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 2 पे। देखिए एक्सप्लेनेशन 2 मेनली बात करती है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट की, कि जिस कोर्ट ने ये फॉर्मर सूट डिसाइड किया है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अगर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है और उसने ये केस डिसाइड किया है तो ही रेस जुडिकाटा इस सब्सिक्वेंट सूट पर अप्लाई होगा। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन 3 पे। एक्सप्लेनेशन डील करती है कि जो भी मैटर इन इशू होंगे एक केस में, पार्टी उन्हें अलेज करेगी कोर्ट में। जिस पार्टी ने ये इशू अलेज करे, दूसरी पार्टी या तो उन्हें एडमिट करेगी या फिर डिनाई करेगी। अब ये मैटर इन इशू कौन से हैं? ये होंगे डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू। ऐसे इशू जो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू थे, उन्हें एक पार्टी को रेज करना ज़रूरी है जब वो सूट फाइल करेंगी अपनी फॉर्मर कोर्ट में, और दूसरी पार्टी उन इशू के बेसिस पे या तो उन्हें एडमिट करेंगी या फिर डिनाई करेंगी। यही बात की गई है एक्सप्लेनेशन 3 में। इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 4 से लेकर एक्सप्लेनेशन 8 तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 4 पर। एक्सप्लेनेशन 4 डील करती है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से। अब ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होती है? एक ऐसा इशू जो पार्टी अपने पहले वाले सूट में रेज कर सकती थी पर उसने रेज नहीं किया, तो उस इशू पे जो वो रेज कर सकती थी पर उसने रेज नहीं किया, अब सिर्फ उस पर्टिकुलर इशू पे अगर वो पार्टी दोबारा सूट फाइल करती है उस इशू को लेके, तो उस पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा कि आप ये इशू पहले वाले केस में रेज कर सकते थे पर आपने रेज नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि ये इशू पहले वाले केस में हर्ट और फाइनली डिसाइड हो चुका है और दोबारा से इस इशू को नहीं सुना जाएगा। यानी कि एक ऐसा इशू जो माइट और ought टू हैव बीन रेज्ड इन फॉर्मर सूट, जो रेज किया जा सकता था। उसके बाद इस एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ते हैं बैरेक्ट से। पर बैरेक्ट को पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है, इन्होंने सेकेंड लाइन में वर्ड यूज़ किए हैं डिफेंस और अटैक। डिफेंस वर्ड यूज़ किया है डिफेंडेंट के लिए और अटैक वर्ड यूज़ किया है प्लेंटिफ के लिए। क्या कहते हैं कि एक इशू जो प्लेंटिफ ने रेज कर दिया पर डिफेंडेंट ने उसका ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया पर वो कर सकता था, या फिर कोई ऐसा इशू जो प्लेंटिफ रेज कर सकता था और उसने रेज नहीं किया फॉर्मर सूट में, तो ये माना जाएगा कि वो जो इशू था डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू था और वो पहले वाले सूट में डिसाइड हो चुका है। अब ये क्या कहते हैं? एनी मैटर विच ought टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस or attack in former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in such suit। अब इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए ए ने सूट फाइल किया बी के ऊपर, उस सूट में 4 इशू थे। ए ने क्या किया, ये 3 इशू तो रेज किए, ये 4th इशू रेज नहीं किया। अब इस 4th इशू के बेसिस पे अगर वो दोबारा सूट फाइल करता है तो इस सूट पे अप्लाई होगा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, कि आप ये इशू उस वाले सूट में भी रेज कर सकते थे पर क्योंकि आपने रेज नहीं किया तो कोर्ट यही डील करे कि ये इशू भी फॉर्मर सूट में यानी पहले वाले सूट में डिसाइड हो चुका है। या फिर इसे एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। ये फादर हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी है जो कि इनके फादर की थी, फादर की डेथ हो गई। अब ए क्लेम कर रहा है इस प्रॉपर्टी का टाइटल कि मेरे पास विल है। बी कहता कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एफ मुझे गिफ्ट करके गए थे। अब जो ए ने सूट फाइल किया कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल मेरे फेवर में डिक्लेयर होना चाहिए, बी कहता है कि गिफ्ट हो के आई है तो मेरे फेवर में होना चाहिए। ये सूट डिसाइड हुआ बी के फेवर में। अब ए ने जो ये सूट फाइल किया था उसमें ये विल को प्रूव कर रहा था, पर इशू क्या था कि इसकी जो ये विल थी ये रजिस्टर्ड नहीं थी। अब ये सूट डिसाइड हो गया, ये बी के फेवर में आया है कि भाई इस प्रॉपर्टी का टाइटल बी को जाएगा क्योंकि उसके पास गिफ्ट डीड है। अब बाद में ए को याद आता है कि मेरे पास तो एक रजिस्टर्ड विल भी है, मेरे पास तो एक सेकेंड रजिस्टर्ड विल भी है, तो उसे ये इशू अपने पहले वाले सूट में रेज करना चाहिए था। क्योंकि इसने तब रेज नहीं किया तो अब वो उस इशू पे दोबारा सूट बी के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकता।
उसके बाद आते हैं हम एक्सप्लेनेशन 5 पे। देखिए एक्सप्लेनेशन 5 में बात की गई है कि जब प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया तो उस प्लेंट में अपनी कुछ रिलीफ क्लेम करी। मान लेते हैं कि उसने 2 रिलीफ क्लेम किए थे। अब जब कोर्ट ने डिक्री पास करी तो उस डिक्री में एक रिलीफ तो दिया और दूसरे रिलीफ पे कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, ना हाँ कहा ना कहा। तो वो रिलीफ जिस पे ये डिक्री साइलेंट है तो उस साइलेंट रिलीफ के लिए माना जाएगा कि कोर्ट ने उस रिलीफ को रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन 6 पे, जो कि डील करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट से। अब बात आती है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट होता क्या है। देखिए रिप्रेजेंटेटिव सूट की टेक्निकलिटीज़ में ना जाके एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है। कि मान लीजिए एक्स ने न्यूसेंस क्रिएट करी A, B, C, D, E इन सब के खिलाफ, इन सब की तरफ से A ने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में X के अगेंस्ट सूट फाइल किया। जब A इस तरह का सूट फाइल करेगा तो वो और सभी लोगों को यानी B, C, D, E को नोटिस देगा कि मैं तुम्हारी तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर रहा हूँ। अगर किसी को ऑब्जेक्शन रेज करना है तो रेज कर सकते हो। कि जैसे मान लीजिए B नहीं चाहता कि A सूट फाइल करे उसकी तरफ से, तो ये ऑब्जेक्शन रेज कर दे। अब मान लीजिए किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, A ने सूट फाइल किया, ट्रायल चला, डिसाइड हो गया, हर्ड एंड फाइनली डिसाइड होके डिसीजन आ गया। अब जब ये डिसीजन आ गया तो डिसीजन आने के बाद इन सब में से कोई भी पार्टी दोबारा से अब इस एक्स के अगेंस्ट अगर सूट फाइल करती है तो वो सूट बार्ड होगा, क्योंकि इन सब की तरफ से सूट ए ने फाइल करके डिसीजन ले लिया है। यही बात कही गई है एक्सप्लेनेशन 6 में, यानी कि रेस जुडिकेटा रिप्रेजेंटेटिव सूट्स पर भी अप्लाई होता है अगर वो बोनाफाइडी किया गया। पर ध्यान रहे जो भी रिप्रेजेंट कैपेसिटी में बंदा है, पर्सन है, उसने बोनाफाइडी ये सूट फाइल किया हो और बाकी सब पार्टीज़ को बता दिया हो कि भाई मैं तुम्हारी तरफ से भी सूट फाइल कर रहा हूँ, और उन सबको नोटिस दिया हो और उनसे ऑब्जेक्शंस भी लिए हों अगर कोई पार्टी नहीं कराना चाहती तो। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन 7 पे। देखिए एक्सप्लेनेशन 7 डील करती है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग से, कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। कैसे, उसे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल से। ए ने सूट फाइल किया बी के ऊपर कुछ मनी रिकवरी का। अब ये डिक्री हो गया ए के फेवर में, यानी ए के फेवर में मनी डिक्री आ गई। अब ये जो डिक्री आ गई तो ए अब क्या करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। एग्जीक्यूशन की जब एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाएगी तो डिक्री को एग्जीक्यूट कराने का जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो होता है जिस दिन से डिक्री आई उस दिन से 12 साल तक वो इसको एग्जीक्यूट करा सकता है। मान लीजिए 2 साल के बाद वो एग्जीक्यूशन में गया कि मुझे 50 लाख की डिक्री आई थी, अब ये डिक्री के पैसे जो हैं बी ने मुझे अभी तक नहीं दिए हैं, तो इसकी एग्जीक्यूशन के लिए या तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए या फिर उसको अरेस्ट किया जाए। अब कोर्ट ने क्या किया, बी को बुलाया, बी से उसके ऑब्जेक्शंस लिए जो वो कहना चाहता है। तो बी कहने लगा कि मैंने तो ये 50 लाख ए को पे कर दिए हैं। अब ए को ये पे कर दिए, बी ने ये बात कोर्ट में प्रूफ कर भी दी कि मैं ये अमाउंट ए को पे कर चुका हूँ। अब बी ये प्रूव कर दिया कि इसने पैसे पे कर दिए, यानी कि ये एग्जीक्यूशन नहीं होगी। अब ये बात ख़त्म हो गई, यहाँ पे जो जजमेंट था, ऑर्डर था, ये आ गया। उसके बाद 2 साल और रुका, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन का टाइम होता है 12 साल तक, 12 साल में कभी भी करवा लो। ये ए 2 साल और रुका और 2 साल के बाद ये फिर से एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के सामने कि मैं ये डिक्री एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। अब ये डिक्री कैसे एग्जीक्यूट होगी, इस पर तो पहले ही जजमेंट आ चुका है, तो इसने जो ये दूसरी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई है इस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा कि ये जो डिक्री है सेम मैटर पे पहले एक बार डिसाइड हो चुकी है, पहले एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी है। एक डिक्री बार बार एग्जीक्यूट नहीं कराई जा सकती, उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है एज पर एक्सप्लेनेशन 7। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 11 की लास्ट एक्सप्लेनेशन 8 पे। देखिए यहाँ जो एक्सप्लेनेशन 8 है ये थोड़ी सी ट्रिकी और इन सभी एक्सप्लेनेशन में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होता है कि अगर हम कहें एक कोर्ट के पास लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उस कोर्ट के पास लिमिटेड पेक्यूनरी या लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। अब इस एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक सूट 2004 में फाइल हुआ, जिस कोर्ट के सामने फाइल हुआ उसको पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन था 2 लाख तक का,
और जो ये प्रॉपर्टी थी ये थी 1 लाख की, यानी कि ये सूट यहाँ पे फाइल हो सकता है। सूट 2004 में यहाँ फाइल भी हुआ और डिसाइड भी हो गया। अब ये जो सूट फाइल किया था ए ने किया था बी के अगेंस्ट। अब ये ए क्या करता है, 2019 में दोबारा सूट फाइल करता है। जिस कोर्ट के सामने ये सूट फाइल किया उस कोर्ट के पास 20 लाख तक का जुरिस्डिक्शन है और प्रॉपर्टी की वैल्यू है 15 लाख। तो ये सूट यहाँ तो फाइल हो सकता है, पर अगर हम एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट पढ़ें तो वो कहते हैं कि जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है जिस सूट को ट्राई कर रही है, तो आपको देखना है कि क्या यही सूट ये फॉर्मर कोर्ट ट्राई कर सकती थी। तो ये तो ट्राई नहीं कर सकती थी क्योंकि इसके पास 2 लाख का जुरिस्डिक्शन है, इसके पास 20 लाख का जुरिस्डिक्शन और 15 लाख की प्रॉपर्टी। ये कोर्ट कैसे ट्राई कर लेगी? तो वो कहते हैं कि अगर ये कोर्ट ट्राई नहीं कर सकती तो रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। तो ये बहुत आपको इनजस्टिस नहीं लग रहा कि एक बार एक पर्सन ने सूट ट्राई करके डिग्री ऑब्टेन कर ली। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो ये ऑब्वियस है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, और ये भी ऑब्वियस है कि जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो पुरानी कोर्ट के पास तो वैसे ही जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा। तो ये बात क्लियर होती है एक्सप्लेनेशन 8 के मेन पैरा से, जहाँ ये बात करते हैं कि अगर फॉर्मर कोर्ट इनकम्पिटेंट हो गई है सब्सीक्वेंट सूट को ट्राई करने में, क्योंकि फॉर्मर कोर्ट के पास या तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है या फिर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, यानी कि वो दोबारा सूट फाइल नहीं किया जा सकता। तो इस बात को क्लियर करने के लिए एक्सप्लेनेशन 8 के इनिशियल पार्ट में ये लिखते हैं कि अगर फॉर्मर कोर्ट इनकम्पिटेंट हो गई है सब्सीक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए, यानी ये कोर्ट इनकम्पिटेंट हो गई इस वाले सूट को ट्राई करने के लिए, क्यों हुई? या तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की वजह से हुई या फिर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की वजह से हुई, तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, यानी कि ये दूसरा सूट फाइल नहीं किया जा सकता। और उसके साथ ही ये बात भी इसमें इम्प्लिसिट है कि अगर किसी और रीज़न की वजह से ये पहले वाली कोर्ट इनकम्पिटेंट हुई है तो फिर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, यानी कि फिर दोबारा सूट फाइल किया जा सकता है अगर कोई और रीज़न है तो। अब ये सारी चीज़ हम बैरेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एन इशू heard and finally decided by a court of limited jurisdiction, यानी इस कोर्ट ने सुना और डिसाइड कर दिया, competent to decide such issue, जब डिसाइड किया तब ये competent थी, shall operate res judicata in subsequent suit, तो वो रेस जुडिकेटा ऑपरेट करेगी सब्सिक्वेंट सूट। नोट विद स्टैंडिंग, ये जो नोट विद स्टैंडिंग है ये हमारे इस वाले ऊपर वाले एग्जाम्पल में फिट होता है। notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which the issue has been subsequently raised.